ठाकुर साहब, एक किसान का बेटा जब किसानी कर रहा था, ऐसा क्या आपको आया कि एक एयरलाइन सर्विस शुरू कर दी जाए? बड़ी कंपनियों के पास जब भी गए तो वहाँ टोटा था एविएशन सेक्टर का कि एविएशन कैसे लाया जाए। कुल्लू भाई गैस तो आना चाह रहे हैं, पर जो हमारा हाईवे है बहुत लंबा है, दिल्ली से 14 घंटे 16 घंटे लगते थे उस वक्त। तो वैसे बस दिमाग में आ गया कि एविएशन देखते हैं एक बार ट्राई करके। कुल्लू के रनवे में जब आप फर्स्ट टाइम अपना प्लेन उतार कर पहुँच रहे थे तो किस तरीके की एक्साइटमेंट थी? वैली में तो लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया होगा कि पागल हो गया है, होटल में अच्छा व्यवसाय चल रहा है, 5 से 50 कमरे हो गए और 50 से अब हवा में उड़ना चाहता है, तो ऐसा क्रिटिसिज्म भी झेला? नहीं, चलो वो तो देखो, जब हवा चलती है तो पत्ता हिलता ही है, वो तो है ही है। सबसे महंगी फ़्लाइट्स का जो एक्सपीरियंस है वो हिमाचल करवाता है, तो आप सस्ती फ़्लाइट सेवा लोगों को देना चाह रहे थे, तो ये कैसे संभव होता? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां उस दौरान से लेकर आज तक नहीं कर पा रही हैं, तो आप ऐसे बदलाव कैसे ला सकते हैं? शिमला एयरपोर्ट जो है 2012 के बाद बंद हो गया था, वहाँ कुछ नहीं चल रहा था, जो भले स्टाफ था, सब कुछ जेबुलटी जो बंद था। और 2016 में हमने उसको एक्टिवेट किया, चंडीगढ़ शिमला। आप ही के फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हाँ, के फिक्स साथ? था। हमने चंडीगढ़ शिमला भी शुरू किया और चंडीगढ़ शिमला हमने 2499 का फेयर रखा था। उड़ान स्कीम जो है आपकी 2016 में, हम तो उड़ान कर रहे थे 2014 से, जबकि हमें तो कुछ ज्ञान नहीं था। अगर जो हम बोल रहे थे उस हिसाब से सपोर्ट करते तो शायद हम कंटिन्यू करते और सर्वाइव भी करते। सब कुछ जो हुआ फंड की कमी से वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। फंड एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, तो क्योंकि इसमें सर्कुलेशन फर्स्ट ईयर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास नुकसान सहना पड़ा हमें। हमने बैंक से लोन लिया इसको चलाने के लिए, क्योंकि अपने पास तो फंड है नहीं, हम तो एक गाँव के किसान लोग रह रहे। ऑल ओवर इंडिया में अभी भी सैकड़ों जो उड़ान के तहत हुए हैं वो अभी पेंडिंग पड़े बिना एयरक्राफ्ट के। परमिशन मिल चुकी है कि फलानी कंपनी ने यहाँ से यहाँ ऑपरेट करना है, पर उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है या हेलीकॉप्टर नहीं है चलाने के लिए। अभी तक भी हिमाचल में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं है। हमारे पास एविएशन डिपार्टमेंट का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट होने के बावजूद भी। डूबना तय। हवा में है ना, सब चीज़ हवा में ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी जैसे नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, लेफ्ट बैंक में हमारे नगर रोड वाले में, उस रोड में हमारा गांव है खकनाल से अगर जगतसुख तक एयरपोर्ट बन जाए ना, लगभग वहाँ जो है ना पट्टी आपकी 4000 प्लस मीटर की पट्टी बन सकती है। तो ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? तो कौन सोचेगा, कौन देगा इनपुट के लिए मीटिंग में वो बंदे होते हैं जिसको पता ही नहीं होता एरिया का। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जो हवा में उड़ना चाहते थे, लेकिन 3 महीने की उड़ान ने उन्हें क्या सबक दिया और इस 3 महीने की उड़ान के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि वो पायलट नहीं है, वो किसान है, लेकिन फिर भी एक फिक्स विंग 8 सीटर एयरक्राफ्ट की सेवा हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले ये शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, बुद्धि ठाकुर हमारे साथ है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार संदीप जी। ठाकुर साहब, एक किसान का बेटा जब किसानी कर रहा था तो धीरे धीरे 90s के दौरान आपने जिस तरीके से मनाली में पर्यटन बढ़ा तो पर्यटन की तरफ भी स्टेप रखा, लेकिन ऐसा क्या आपको आया कि एक एयरलाइन सर्विस शुरू कर दी जाए? इसके पीछे की कहानी क्या है? संदीप जी, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि एकदम किसी के दिमाग में वैसा इंस्टेंट नहीं आता है। 96 में हमने फाउंडेशन डाली टूरिज्म सेक्टर में जी, होम स्टे के साथ। 97 99 में 5 रूम से शुरू किया, क्योंकि उस टाइम बजट का बड़ा अभाव था। हम जिस गांव में रहते हैं खकनाल में, तो हमारी फैमिली बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो 99 में 5 रूम के साथ किया, तो आस्ते आस्ते 2000 में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं 95 में लाइफ मेंबर बना हूँ यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। जब उनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ तो उसके बाद टूरिज़्म मेरा थोड़ा अच्छा चला, डॉर्मेट्री सिस्टम बनाया, तो 2005 में रजिस्टर किया एज ए सार्थक रिजॉर्ट्स।
2005 में शुरू किया, तो 2006 में लगा कि यार मार्केटिंग करना ज़रूरी है। तो 2006 में मैं फ़र्स्ट टाइम टूरिज़्म ट्रेड फेयर कलकत्ता गया। तो वहाँ जाके देखा कि मेरे पास सिर्फ 13 रूम थे। तो वहाँ जाके लगा कि 13 रूम से तो आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वेंट्री जब आपका ज़्यादा होगी तभी आपके साथ ट्रैवल एजेंट जुड़ेंगे, 13 रूम से नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते ही 2006, 7, 8, 9, 10 आस्ते आस्ते बनाते 2011 तक मैंने 55 रूम तैयार किए। जब 55 रूम तैयार किए तो उसके बाद इन्वेंट्री बड़ी हो गई तो फिर बड़ी कंपनियों को अप्रोच करने लगे हम। तो बड़ी कंपनियों के बाद जब भी गए तो वहाँ टोटा था एविएशन सेक्टर का, कि एविएशन कैसे लाया जाए। कुल्लू भाई गैस तो आना चाह रहे हैं, पर जो हमारा हाईवे है बहुत लंबा है, दिल्ली से 14 घंटे 16 घंटे लगते थे उस वक्त। तो उसको देखते देखते ये आस्ते 9, 10, 11, 12 तक ये थोड़ा स्ट्राइक करता गया कि यार कैसे करें। तो वैसे बस दिमाग में आ गया कि एविएशन देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो 2013 में थोड़ा स्टडी किया हमने, और 2013 दिसंबर तक हमने इसको रजिस्टर किया हिमालयन बुल के नाम से। तो ये पहली कंपनी थी? पहली कंपनी थी ये। कंपनी मेरी एक और भी है ट्रैवल कंपनी, वो 2009 की रजिस्टर्ड है। हिमालयन बुल कंपनी 2013 में रजिस्टर की सिर्फ एविएशन के लिए। उसके 2014 दिसंबर 13 में हमारा एग्रीमेंट वगैरह हो गया सारा कुछ डेक्कन चार्टर के साथ, जो काफ़ी रिनाउंड है, कैप्टन गोपीनाथ जी। डेक्कन पहले कुल्लू भी आया करती थी, शिमला भी आया करती थी, एयर डेक्कन के नाम से, और सबसे सस्ता फेयर उन्होंने दिया था। तो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, और वैसे तो उसको 1 अप्रैल को हमने शुरू करना था, पर अनफॉर्चुनेटली आपको पता 1 अप्रैल जो अप्रैल फूल है। तो अप्रैल फूल ना मान के फिर वो लोगों ने यार लोग बोलेंगे झूठ ही कर रहे हैं, ये कर तो सकते नहीं है, पर ये फिर उस डेट को हमने उसके पीछे भी बड़ी डिस्कशन हुई कि 1 अप्रैल या रखें ना रखें। फिर उसको 2 अप्रैल किया। 2 अप्रैल 2014 में हमने फर्स्ट टाइम जो है चंडीगढ़ कुल्लू सेक्टर शुरू किया, और बेस रखा हमने उसको कुल्लू, क्योंकि चंडीगढ़ हमारे को नहीं पता था कॉस्टिंग क्या है कैसा है, तो हमने कुल्लू रखा। तो चंडीगढ़ कुल्लू शुरू किया उस वक्त। लेकिन वो ये कि आस्ते आस्ते मतलब जो हमने देखा, जो इसमें एक ड्रॉबैक उस पहले वर्ष में हमारे को आया, वो आया कि एयर इंडिया चलती थी, उसको जो बैट ATF पर जो एयर टरबाइन फ्यूल जो है उसके ऊपर बैट था 27% जी, बाकी को, और एयर इंडिया को था 1%। कितना बड़ा डिफरेंस है? इतना डिफरेंस था, और उस डिफरेंस की वजह से जब हमने चंडीगढ़ कुल्लू शुरू किया तो हमने 10,999 का 1 वे फेयर निकाला। और बड़ी मज़े की बात है, हमने भी नहीं पहले ये कैलकुलेट किया कि भाई फ्यूल से इतना डिफरेंस भी आ सकता है। तो उस साल तो मतलब 2014 में तो हमने किया, उसके बाद हमने मूव की, और उस टाइम जो भी सरकार थी और मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने सब ने स्टडी किया, और हमने कहा हमारी कंपनी के लिए नहीं चाहिए। हमारी कंपनी ने अप्लाई किया, पर हमने कहा जो भी एविएशन करनी हिमाचल में आएगा, जब एयर इंडिया को 1% दे तो बाकी को क्यों नहीं। तो ये 6-7 महीने में हमारा प्रोसेस हो गया, और वो 1% जितने भी एविएशन अगर कोई भी कंपनी आती है यहाँ, उसको 1% ही ATF पर बैट शुरू हो गया 2015 में। तो 2015 में आप मानेंगे नहीं, 2015 में वही जो हम 11,000 फेयर ले रहे थे वो हमने 7,000 में दिया। क्यों? वही ना, जो बैट का जो डिफरेंस आया उसमें कंज्यूमर को हमने फ़ायदा दिया, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि यहीं पर हम हैं तो हम यहीं प्रमोट, अपनी वैली प्रमोट करें, अपने हिमाचल को प्रमोट करें। तो उसका जो बेनिफिट है वो हमने आगे पास ऑन किया। तो ऐसे करते करते, लेकिन जो हमें लॉसेस हुए, हमने 3 महीने जो अप्रैल मई जून 14 में चलाया, उसमें हमारे को लॉसेस बहुत हुआ, क्योंकि हमारा नॉलेज एक ज़ीरो के बराबर था उस टाइम। जब लाइसेंस ले रहे थे तब एयरक्राफ्ट ले चुके थे आप? लीज नहीं, पे लिया लाइसेंस वगैरह हमने लीज पर लिया। लाइसेंस सारा इसका था, एयर डेक्कन का ही थे, हमारे कोई लाइसेंस नहीं थे, क्योंकि लाइसेंस के लिए बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपके पैसे भी चाहिए उसके लिए, कंपनी बड़ी चाहिए। तो वो हमने चलाया उनके नाम पर ही, भले हम पूरा अमाउंट हम ही देते थे सब कुछ, लेकिन करते वही थे सब चीज़ सब, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो हमारे बस से बाहर है। स्टेट में पहली बार आप एक ऐसी सर्विस शुरू करने जा रहे थे जिस पे किसी ने हाथ नहीं डाला था। बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनी के बड़े प्लेन्स यहाँ उतर रहे थे। कुल्लू के रनवे में जब आप फर्स्ट टाइम अपना प्लेन उतार कर पहुँच रहे थे तो किस तरीके की एक्साइटमेंट थी? वैली में तो लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया होगा कि पागल हो गया है,
होटल में अच्छा व्यवसाय चल रहा है, 5 से 50 कमरे हो गए और 50 से अब हवा में उड़ना चाहता है, तो ऐसा क्रिटिसिज्म भी झेला? नहीं चलो वो तो देखो, जब पत्ता हवा चलती है तो पत्ता हिलता ही है, वो तो है ही है। वो चलो वो मैं तो क्रिटिसिज्म इस तरह लेता हूँ कि हम चलो ये बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ कथन होगा, कुछ न कुछ सच्चाई होगी, उसको हम और अच्छे तरीके से कैसे उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म उतना ज़्यादा तो नहीं चला, पर लोगों को ये था कि जो भी हमारी ट्रेवल कंपनी थी, मतलब कोई किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ऐसा हो सकता है कि ये लोग कर सकते हैं। गोदी ठाकुर कर पाएगा हाँ, कि नहीं? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बोल तो रहे हैं। जब हमने अनाउंस किया और मेलर डाला तो लोग बोलते नहीं नहीं यार कैसे हो सकता है, मुश्किल, मतलब लिटरली, मतलब यहाँ जब तक जाशुर नहीं हो तब तक लोगों को विश्वास ही नहीं हो कि ये हो सकता है। जब जहाज आए फिर वो कई बातें आती कि भाई पता नहीं जी क्या कर रहे हैं, कौन इनके बैकएंड में है, कौन पैसे दे रहा है, ये क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी शगुफाएँ चलती है। तो वो फिर बाद में पता लगा कि यार बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से लोन लिया इसको चलाने के लिए, क्योंकि अपने पास तो फंड है नहीं, हम तो एक गांव के किसान लोग ठहरे, तो इतना फंड तो नहीं, पर ये हिम्मत हमारे में थी, हमने लोन लिया, लोन से हमने चलाया। फर्स्ट ईयर में लॉसेस हो गए, दूसरी साल फिर दोबारा शुरू किया, फिर उसको थोड़ा अलग पैटर्न में किया, पर तब भी हार नहीं मानी थी। पर आड़े जो हमारे इसमें बीच में ज़्यादा आया वो फंड का ही कमी आई। हमें किसी गवर्नमेंट से कोई एतराज़ नहीं, चाहे स्टेट है सेंटर है, पर सब कुछ जो हुआ फंड की कमी से वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। फंड एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, तो क्योंकि कितना इसमें नुकसान हो सर्कुलेशन फर्स्ट ईयर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास नुकसान सहना पड़ा हमें। 1.5 करोड़ तो आपको क्या लगा था कि जो आपका अच्छा होटल चल रहा था शायद वो बैकअप के तौर पे आपको सपोर्ट करता? हाँ, वो बैकअप की सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद वही 14 में चलाया, 15 में चलाया। जब 15 में भी 15-20 लाख का लॉस हुआ मेरे को। सेकंड ईयर में उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ जो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारी कैलकुलेशन है वो मीट आउट नहीं, जो हमें पता नहीं था क्या होता क्या, तो सेकंड ईयर को हम थोड़ा सा, और तो ये तो बिज़नेस के असूल है, फर्स्ट टाइम में कहीं भी प्रॉफिट नहीं आता है। लेकिन उससे हमने बहुत चीज़ें सीखी, और उसके लिए हमने सरकार को रिक्वेस्ट करा था कि हिमाचल में एविएशन डिपार्टमेंट जो सेपरेट होना चाहिए, जो अभी टूरिज़्म और एविएशन एक साथ है सिविल। और उससे बेनिफिट ये होता कि जैसे हमारे हिमाचल में 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और 60 से 70 हेलीपैड्स हैं, लेकिन अभी तक भी बड़ी मतलब दुखी हृदय से सोचते हैं हम कि अभी तक भी हिमाचल में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं है। हमारे पास एविएशन डिपार्टमेंट का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट होने के बावजूद भी। क्योंकि अगर एक्सपर्ट होता तो हम उनको अपनी व्यथा सुना सकते थे कि भाई ऐसा है, ऐसा होगा, ये होगा, हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं। सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत बैकअप दे सकती है, बहुत सपोर्ट दे सकती है एक एंटरप्रेन्योर के नाते। तो अनफॉर्चुनेटली वो 14, 15, 16 3 साल हमने किया, और चौथे साल फिर हमें एयरक्राफ्ट भी नहीं मिला, एयरक्राफ्ट की भी दिक्कत थी अभी। और उसके बाद फिर कोविड आ गया, कोविड में लॉसेस बहुत हो गए। फिर 2023 में फ्लड आ गया, उसने मारा हमारे को। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं चाहता, अभी भी दिल में है तमन्ना कि इसको शुरू किया जाए, पर पता नहीं अब गॉड नोज़ कि कब होता है, क्या होता है। तो आपको किस तरीके से लगता है कि जो पहली साल में आपने एक ट्रायल किया था, क्योंकि लीग से हट के आप एक ऐसे व्यवसाय की तरफ जा रहे थे जो सबसे आज की डेट में अगर कहा जाए तो सबसे महंगा, खर्चीला और रिस्क लॉसेस जो हैं बहुत बड़े हो सकते थे, तो घर वालों से बातचीत नहीं हुई? क्योंकि आप तो बहुत मतलब एक गांव, ठेठ गांव के रहने वाले हैं, घर में इस तरीके का व्यवसाय कभी सोचा भी नहीं होगा जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे। तो किस तरीके का सपोर्ट और किस तरीके से रहा उस दौरान? और फिर उसके बाद जब 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद जब फेलियर आपके हाथ लगी, तो फिर मनोबल कहाँ पहुँचा और आज मतलब आप फिर दोबारा शुरू करने की सोच रखते हैं? संदीप जी, उसमें जो फैमिली बैकग्राउंड था मेरा जैसे मेरे फादर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो मतलब मैंने कहीं भी हाथ डालना, वो कभी नहीं बोलते कि ये क्यों कर रहा है। विश्वास, उनका इस तरह का विश्वास था मेरे ऊपर, और इस तरह का व्यक्तित्व था उनका कि ठीक है कोई बात कर लो। कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं मेरे को पूछा कि ये काम कर रहा, क्यों कर रहा है, इसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ऐसी थॉट थी ही नहीं उनमें, इसीलिए शायद मैं ये कर पाया। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको,
शिमला एयरपोर्ट जो है डिफंक्ट पड़ा था। शिमला एयरपोर्ट जो है 2012 के बाद बंद हो गया था, वहाँ कुछ नहीं चल रहा था, जो भले स्टाफ था सब कुछ जेबुलटी जो बंद था। और 2015 में 2016 में हमने उसको एक्टिवेट किया, चंडीगढ़ शिमला। आप ही के फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हाँ, फिक्स एयर था। हमने चंडीगढ़ शिमला भी शुरू किया और चंडीगढ़ शिमला हमने 2499 का फेयर रखा था और 14 मिनट की फ़्लाइट थी, तो वो किया हमने। वहाँ भी हमारे को उतना कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि शिमला धर्मशाला भी हमने शुरू किया था। धर्मशाला हमने एक हफ्ते बाद बंद कर दी थी क्योंकि लोड फैक्टर था, मतलब पैसेंजर मिल ही नहीं रहे थे। तो जब हमने चंडीगढ़ शुरू किया तो बड़े हैरानी की बात है, उस टाइम एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन थे मिस्टर सुधीर रहेजा जी, वो एडिशनल चार्ज थे उनके पास, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार भाई शिमला एयरपोर्ट तुम्हारा बंद था, आप हैं कहाँ से? क्योंकि अब देखो इतनी छोटी सी चीज़ है, जब एविएशन अगर चल रहा है तो सारे टॉप वाले हैं, जिसके बाद फंड है, जो एविएटर पहले ही चल रहा, भाई 10 फ्लाइटें हैं, 100 फ्लाइटें, 200, वही वाले। तो वो भी मतलब जब उनको एयरपोर्ट से गया होगा कि ऐसे ऐसे शुरू हो गया जी, तब उनको बोला होगा कि यार यहीं लोकल है, मनाली से ये बंदा, तो उन्होंने कॉल किया। तो मैं भी बड़ा मतलब खुश दिल, मतलब इतना खुशी हुई मेरे को यार, एक इतने बड़े टॉप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने मुझे कॉल किया कि आप कहाँ से हैं। उनका पहला सवाल था कि आप कहाँ से हैं। मैंने यही बोला, मैंने कहा मैं गाँव से हूँ सर। तो आपने कोई पढ़ाई की थी एविएशन की? नहीं, एविएशन की पढ़ाई नहीं, मेरी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से हुई है, एविएशन की कोई पढ़ाई नहीं, ज़ीरो पढ़ाई है। बस वही है कि हम धक्के खाते गए और थोड़ा थोड़ा सीखते गए। तो रिस्क लेने का मतलब? रिस्क लेने का शौक़ समझो पेरेंटल आया है मुझे। तो अभी भी जो आप बोल रहे प्रॉफिट लॉस होने के बावजूद भी 2015 में मैंने एक लैंड ली है मनाली में, जिसमें मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बनाई। तो ऐसा लगा कि यार हम जो है ना ये टूरिज़्म से, चलो वहाँ तो लॉस हुआ और कहीं से कवर कर दें। और मैं मानता हूँ कि मेरे को लॉस तो एविएशन से हुआ, पर प्रॉफिट मेरे को इसमें हुआ। होटल उस वजह से वो प्रॉपर्टी मैंने वो जगह ली और वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई। 1.5 साल में वो प्रॉपर्टी तैयार कर दी। आज वो करोड़ की वैल्यू में है। अगर मान लो मैं फ़्लाइट नहीं चलाता, लॉस नहीं पड़ते, शायद मैं ये जगह नहीं लेता ना, शायद वो दूसरी प्रॉपर्टी बनती मेरी के। तो मैं इसको बड़े पॉजिटिव में लेता हूँ कि मुझे वहाँ लॉस हुआ लेकिन और जगह मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो जनरली अभी स्टेटस देखें आज की डेट में तो बड़े रनवेज़ हमारे पास है नहीं। एक एयर स्ट्रिप जो है वो बड़ी हो रही है, कांगड़ा गगल वाली, और उस पर काम हो रहा है, और वही सबसे बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट भी है। दूसरी तरफ हमारे हिमाचल को एक और तमगा एविएशन सेक्टर में मिला है, जो सबसे महंगी फ़्लाइट्स का जो एक्सपीरियंस है वो हिमाचल करवाता है। तो आप सस्ती फ़्लाइट देना चाह रहे थे, सस्ती फ़्लाइट सेवा लोगों को देना चाह रहे थे, तो ये कैसे संभव होता? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां उस दौरान से लेकर आज तक नहीं कर पा रही हैं, तो आप ऐसे बदलाव कैसे ला सकते हैं? उसमें बदलाव ना, एक जो ये अब उड़ान स्कीम जो है आपकी 2016 में, हम तो उड़ान कर रहे थे 2014 से, जबकि हम में तो कुछ ज्ञान नहीं था। 2016 में उड़ान स्कीम आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसमें था कि अगर वो स्कीम में, जैसे हमने पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ सारा कुछ हुआ, उसमें हमने जो क्वेश्चन रेज़ किया था उसमें ये था कि जो वहाँ पर उड़ान के लिए आए थे, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन्होंने बनाया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो उसमें ये था उड़ान में कि आप 1 महीना काम करो, उसके बाद बिल भेजो अथॉरिटी को, वो बिल पास करेंगे तब आपका पैसा आएगा। तो मेरा उस पहली मीटिंग में 2016 में जो मीटिंग हुई पहली एविएशन की सेंटर के साथ, उस मीटिंग में मेरा क्वेश्चन था कि अगर इतना ही पैसा हमारे पास होता तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते थे। 1 महीना का अगर फंड मैं रोक सकता हूँ एविएशन में जो हम कर रहे थे, महीने को लगभग 58 लाख तो देना ही होता था, 58 लाख इन अ मंथ। सरकार को देना ही है? सरकार को नहीं, वो डेक्कन को देते थे। अच्छा। 1 महीने में 58 लाख किराया, उनका खर्चा पर्चा सारा। अब सोचो 1 महीने में 58 लाख रुपये कहाँ से कमा सकते? काम हो या ना हो, काम हो चाहे नहीं हो, तो देना ही था ना, क्योंकि हमारी टर्म्स कितने, मतलब रहना सारा वो था। बाकी चलो 8-10 लाख 20 लाख अपने अलग पर्सनल खर्चे जो भी है वो अलग था। लेकिन आप देखिए उस टाइम जो क्वेश्चन उठाया, हमने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन उठाया था कि आप हमें, जैसे उससे पहले जो है गैस की सब्सिडी शुरू हुई थी, गैस आप सिलेंडर बढ़ते हैं तो आपके जेब में डायरेक्ट कस्टमर के जेब में सब्सिडी आती है। हमने उसमें रिक्वेस्ट करी थी कि इसकी भी आप उसी तर्ज पर बनाओ। टिकट लिया, उसी टाइम पैसा कस्टमर, आप कस्टमर है, आपने मेरे को पूरा पिया, मान लो 5,000 रुपये,
अब 2,500 रुपये गवर्नमेंट दे तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट 2,500 रुपये दे दे ताकि कोई जोड़ ना हो बीच में। लेकिन वो ना होने के बजाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को गया तो हमने कहा ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, इतना फंड हम 1 महीना तो मतलब होल्ड नहीं कर सकते। मान लो बिलिंग में कुछ दिक्कत हो 15 दिन लेट होगा तो 1.5-2 महीने तो उतने में तो हमारा लुट गया सब कुछ। तो अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। फिर सेकंड मीटिंग हुई। सेकंड मीटिंग में क्या किया इन्होंने, छोटे एयरक्राफ्ट जो है इन्होंने बाहर कर दिए बिजनेस से। जबकि उड़ान का उद्देश्य क्या था, उड़ान का क्या ले पूरे देश का आम नागरिक। और मैंने दूसरी मीटिंग में क्वेश्चन उठाया, मैंने कहा ये उड़ान जो लिखा है ना इसको हटा दो। बोलते क्यों? मैंने कहा आम नागरिक कहाँ रहता है देश का? बोले जी गाँव में। तो मैं कहा छोटे एयरक्राफ्ट चलेंगे गाँव से, बड़े एयरपोर्ट तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, उनको क्या सर्वाइवल की ज़रूरत है, वो तो चल ही रहे। वो हो गया। तीसरे में हम छोटे एयरक्राफ्ट वालों को बिल्कुल बाहर कर दिया कि नहीं पहले जो रनवे चल रहे हैं उनको सपोर्ट कर दो। चलो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई, कैसे क्या करना। लेकिन उससे भी हमें बहुत लॉस हुआ। अगर उड़ान अगर जो हम बोल रहे थे उस हिसाब से सपोर्ट करते तो शायद हम कंटिन्यू करते और सर्वाइव भी करते, क्योंकि कुछ टाइम गवर्नमेंट का आना था। और प्रेजेंट में देखिए आप, शिमला एयरपोर्ट चल रहा है उड़ान के अंडर, कुल्लू एयरपोर्ट में जयपुर से फ़्लाइट आ रही है, अमृतसर से आ रही है और आपका दिल्ली देहरादून से आ रही है। अभी 3 जगह से उड़ान की आ रही है। इन केस कल को 2 साल बाद 3 साल बाद अगर उड़ान स्कीम बंद हो गई तो हम दोबारा उसी स्टेज पर जाएंगे जहाँ से शुरुआत की, हिमाचल। क्योंकि उड़ान के बिना यहाँ कोई भी एविएशन आके राजी नहीं है। लोड पेनल्टी के साथ उसका कारण यही है कि हमारे रनवे छोटे हैं। बड़ा मान लो अगर 70 सीटर आ रहा कुल्लू तो लोड पेनल्टी है उसको 50%। 42 सीटर ऑल ओवर इंडिया में ही बहुत कम एयरक्राफ्ट है। तो वो बहुत कम एयरक्राफ्ट, क्योंकि हमारे कुल्लू क्रिटिकल एयरपोर्ट है, शिमला क्रिटिकल एयरपोर्ट है, तो वो लोग क्यों आएंगे यहाँ? तो उसके लिए ये है। और एक मज़े की और बात बताऊँ, एक 2016 या 17 में एक मीटिंग हुई धर्मशाला में अथॉरिटी की, और बाद में पता लगा तो उन्होंने सर्वे किया कि मणिकर्ण में एयरपोर्ट बनाओ। मणिकर्ण में। तो कहने की बात ये है कि गवर्नमेंट जब मीटिंग करती है ना, वो ये नहीं देखती कि यार इस फील्ड में कौन बंदा है जो हमें सही इनपुट देगा। इस तरह की मीटिंग्स नहीं होती है। अब जिसको पता है अगर उससे इनपुट लिए तो वो जो है जल्दी प्रोग्रेस भी करेगा और सही पाथ भी उसको मिल जाएगा उस मीटिंग्स को। तो मैं तो आपके सामने आज शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी जैसे नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, लेफ्ट बैंक में हमारे नगर रोड वाले में, उस रोड में हमारा गांव है खकनाल। खकनाल से अगर जगत सुख तक एयरपोर्ट बन जाए ना, लगभग वहाँ जो है ना पट्टी आपकी 4000+ मीटर की पट्टी बन सकती है। तो ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? तो कौन सोचेगा, कौन देगा इनपुट? इनपुट के लिए मीटिंग में वो बंदे होते हैं जिसको पता ही नहीं होता एरिया का। तो मेरा तो ये कहने का मतलब है। और इसमें एक और चीज़ है, जब मिस्टर विनीत चौधरी थे CS हिमाचल के, उन्होंने मेरे को वेटेज दिया। उन्होंने एक हेली टैक्सी शुरू करनी थी उस टाइम। उन्होंने मेरे को बुलाया, ऑफिस में बुलाया, बिठाया, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ाया मेरे को, इसमें क्या क्या कमी है आप मेरे को बता। तो जो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था, मैंने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको इनपुट दिए थे कि ये चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं। वो एक छोटा सा इनपुट दूँ कैसे, उसमें क्या था, जब उड़ान हमारी चल रही थी मीटिंग में, उसमें भी यही चीज़ हुआ। वहाँ पर बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एसोसिएशन का प्रधान ने मेरे को साथ दिया। जब मैंने उड़ान की बात की कि उड़ान ये वो छोटे एयरक्राफ्ट, तो उन्होंने भी ये बोला वहाँ भी उड़ान में ऐसा है कि उड़ान स्कीम आज आपको अलॉट हो गई, आपके पास एयरक्राफ्ट नहीं है पर आपको परमिट दिया गया कि आपने ये चलाना है। ऑल ओवर इंडिया में अभी भी सैकड़ों जो उड़ान के तहत हुए हैं वो अभी पेंडिंग पड़े बिना एयरक्राफ्ट के। परमिशन मिल चुकी है कि फलानी कंपनी ने यहाँ से यहाँ ऑपरेट करना है, पर उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है या हेलीकॉप्टर नहीं है चलाने के लिए। तो ये बड़ी विडंबना है। हमने उसमें भी यही बोला कि भाई जिसके पास गाड़ी है, एयरक्राफ्ट है, उसको ही परमिट दिया जाए। तब तो पता है ना कि भाई इसके पास है और ये करेगा शुरू, उसके पास है ही नहीं और उसको परमिट दे दिया। अब वो कब लाएगा, क्या लाएगा, वो फाइल पेंडिंग, फिर वो मीटिंग्स, ये वो, तो मतलब ये लंबा प्रोसेस है। तो इतना स्ट्रगल आपने अपनी इस ज़िद को पूरा करने के लिए किया, लॉसेस बड़े झेले, तो कभी मन में रेग्रेट होता है? नहीं, जिद तो नहीं खैर बोल सकते हैं संदीप जी, जिद ही बोल सकते हैं। आपने बैक टू बैक लॉस के बावजूद आपने 3 साल तक मतलब मज़े लेते हैं, मज़े। ऐसा संदीप जी सीधा हिसाब है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, है ना। और टूरिज़्म के लिए तो मैं इतना पागल हूँ क्योंकि मैं टूरिज़्म से ही आगे निकल चुका हूँ। मतलब प्रभु की इच्छा से टूरिज़्म से ही मैंने कमाया, और टूरिज़्म से मैं आज जो मेरा स्टेटस है ना वो टूरिज़्म की वजह से ही है।
तो एविएशन में आप चाह रहे हैं कि सक्सेस मैं तो चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा ये प्लस माइनस इस साल भी जैसे बाहर की वजह से मई हमारा चले गया, लॉसेस हो गए। उस दौरान तो टूरिस्ट भी कम आते थे, लेकिन अब तो टूरिस्ट का फ्लो काफ़ी बढ़ गया है, तो बिल्कुल सक्सेस कर सकते हैं आप दोबारा शुरू करेंगे? कर सकते हैं। और इसमें एक और एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँ। चंडीगढ़ से शिमला था 14 मिनट की फ्लाइंग, ठीक है जी। जो भी गेस्ट आता है 1-1.5 घंटा पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट में आएगा। चेक इन ऑन एवरेज 1 घंटा लेके चलो आप, मिनिमम 1 घंटा पहले तो आना ही पड़ेगा उसको चेक इन के लिए। चंडीगढ़ से शिमला 14 मिनट की फ़्लाइट। उसके बाद शिमला एयरपोर्ट जो जुबले TCA है, शिमला सिटी जाने में 1 घंटा और। बिल्कुल। कितने लगे जी? 2.25 घंटे हो गए। अगर आप बाई रोड जाएंगे तो 2.5-3 घंटे में तो आप वैसे ही पहुँचते हैं। लेकिन जिसको एयरक्राफ्ट से जाना वो एयरक्राफ्ट से ही जाएगा। मैं आपको छोटी बात है, अगर मैं कुल्लू की बात करूँ तो चंडीगढ़ से कुल्लू अभी भी 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। हाँ, लगता है। रोड स्मूथ होने की बावजूद पहले तो 8-10 घंटे लगते। तो इसलिए एविएशन कभी नहीं मर सकता और टूरिज़्म कभी नहीं मरेगा। टूरिज़्म तो हर साल इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे गवर्नमेंट का कोई भी डाटा उठा लो, चाहे एक्साइज का उठा लो, किसी। और सबसे बड़ी बात यह है, टूरिज़्म जिस भी स्टेट में चला ना, वो स्टेट कभी भी गरीब नहीं हो सकती है। मेरी थॉट के हिसाब से अभी मतलब 25 साल मेरे को टूरिज्म इंडस्ट्री में भी, वो गरीब ही नहीं हो सकती है। क्योंकि टूरिज़्म चलने से ना सब चीज़ें खुलती है। आप चाहे ट्रांसपोर्ट ले लो, आप चाहे बिजली ले लो, आप चाहे ये जो हमारे एग्रीकल्चर ले लो, है ना जी, कुछ भी ले लो आप, रेवेन्यू मतलब एम्प्लॉयमेंट ले लो। अगर टूरिज़्म बंद होगा ना तो आप आइडिया लगाओ कि टूरिज़्म बंद होने के बाद क्या क्या बंद हो गया होना। तो ये चुल अभी भी आपकी बची हुई है कि एक बार फिर से दोबारा शुरू किया जाए? छोटा एयरक्राफ्ट अवेलेबल करेंगे, छोटा ही करेंगे। दिक्कत यहाँ है कि हिमाचल में यहाँ पर जो हमारे रनवे हैं, धर्मशाला को छोड़ के शिमला और यहाँ 42 सीटर ही एयरक्राफ्ट चाहिए, जो आसानी से इंडिया में नहीं मिल रहा है। बाहर से मंगाने के लिए लॉन्ग टर्म लीज़ है, क्योंकि पीछे जो हमारे इंटरनेशनल लेवल में जैसे मान लो डेक्कन है, किंगफिशर है, फिर ये अपना जेट एयरवाइज हो गया, ये जो हुआ ना कड़वे गुड जो पिए इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो अब इंडिया वालों को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि भाई लीज दे, क्योंकि बाद में वो एयरक्राफ्ट हमारे लॉज ऐसे हैं कि वो एयरक्राफ्ट वहीं फंस जाते हैं। इसलिए दिक्कत है। अगर यहाँ इंडिया में हुआ तो मैं तो बोलता हूँ मैं कल शुरू कर दूँ। एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा कि आज की डेट में बुद्धि ठाकुर क्या सोचते हैं कि क्या उनके पास आज भी जिस तरीके से पहले बैकअप था एक छोटे एयरक्राफ्ट का, वो आज भी अवेलेबल है? क्या दोबारा से शुरू करने का मौका मिले तो आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। और हम तो पीछे मतलब अभी भी मंथ मेरे को दिया नहीं, हमारी एक मीटिंग्स हुई स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और अभी भी दोबारा मीटिंग्स होनी है। तो हम तो स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो एविएशन डिपार्टमेंट अलग करो, एक एविएशन एक्सपर्ट लाओ जो उस चीज़ को बारीकी से समझे एक्चुअल में कि भाई जो एविएशन करेगा उसको क्या प्लस है क्या माइनस है। क्योंकि मैं अगर कर रहा हूँ मैं तो बोलूँ गवर्नमेंट 100% मेरे को पैसा दे दे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने देखना, वो एक्सपर्ट ने देखना कि बाकी यार इतना नहीं इतना देना चाहिए, ताकि मैं भी तो मेहनत करूँ ना। मेरा तो सीधा फंडा है। मैं तो बोलता हूँ उड़ान को भी, जो उड़ान स्कीम चल रही है उसमें भी ऐसा क्लॉज होना चाहिए कि 3 साल उड़ान दी तो 3 साल आपको देना पड़ेगा, तब तक आपके पैसे ब्लॉक रहेंगे। नहीं तो हम तो वही हैं जहाँ जब तक पैसे दिए सरकार ने तब तक आप उड़ रहे हैं, जिस दिन पैसे बंद उस दिन उड़ान बंद। जैसे कुल्लू हेलीकॉप्टर चलता था, चंडीगढ़ हेली टैक्सी चलती, वो क्यों बंद हुई? इसीलिए बंद हुई होगी ना, क्योंकि फंड नहीं आया उनके पास। तो डिमांड है, लोग ट्रैवल करना, लोग तो ट्रैवल करना चाहते हैं, इंक्वायरी आती है, वही है ना, वो 100% फंडिंग था ना, उड़ान के अंदर था। अब उड़ान के अंदर क्योंकि शायद एग्रीमेंट 2 साल का था, पहले भी मैं नया डॉक्यूमेंट पढ़े नहीं कि 3 साल है कितना है, उसके बाद उड़ान मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड देगी अब। तो मेरे हिसाब से तो उड़ान भी ऐसा कोई क्लॉज होना चाहिए जो। और दूसरी बात रही जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी, अगर हम तो बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट खुद चार्ट ले ले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने बैंक्स हैं जहाँ से वो सॉफ्ट लोन दे सकते हैं, अपनी गारंटी दे सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट लाए और वो बोले लो जी आप आ जाओ आप चलाओ, चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट के लिए पैसे नहीं है। चलाने की हिम्मत बहुत है और चला के भी दिखा देंगे और प्रॉफिट भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं प्रॉफिट में। अब आप देखो ना, कुल्लू दिल्ली हमारा 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट है, जहाँ 25-25 हज़ार पे लेते हैं, सबसे महंगा, जबकि वो 8-10 हज़ार से ऊपर नहीं होता, जो रीजनेबिलिटी होनी। वन वे में 8-10 हज़ार 12 हज़ार मैक्सिमम।
और इसमें भी एक और चीज़ है, हमारा जो कुल्लू सेक्टर है वो तो इतना मार्केटिंग लेवल पर इतना ख़राब हो गया है, जिसकी मतलब क्या बोले अब उस शब्द, मतलब बहुत बुरे हाल है मार्केट में। बहुत कम लोग देखते हैं कि यार दिल्ली कुल्लू सेक्टर देखा जाए, मतलब एजेंट मार्केट में बात कर रहा हूँ, टूर ट्रैवल मार्केट में, वो बोलते हैं रेट बहुत ज़्यादा है, महंगा हो गया। उसमें क्या है, अभी कल ही चेक कर रहे थे, किसी ने स्क्रीनशॉट किया तो जुलाई की टिकट है कुल्लू दिल्ली 3500 रुपये, और लास्ट मिनट में वही पहुंचती है 25,000 रुपये। हम तो आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं अथॉरिटी से, इसके ऊपर कुछ मंथन करें या अलायंस कुछ मंथन करें कि आपका एवरेज रेट जो है कितना आता है। मान लो अगर एवरेज रेट उनका 9,000 पड़ता तो आप 3,000 में क्यों दे रहे, आप दे दो 7,000 में, और मैक्सिमम रखो आप 10,000। वो तो क्योंकि आपको तो एवरेज फेयर देखना है ना, तो एक फेयर आपका 3,500 या 5,000, एक आप 25,000 पे, तो वो ना बहुत बड़ा गैप है। तो वो कुल्लू मनाली के लिए इम्पैक्टफुल हो रहा है, और वो हम इसकी क्या बोलेंगे आप उसको, मतलब बहुत मुश्किल है उसको समझाना लोगों को कि भाई इतने फेयर से इतना ऊंचा कैसे है फेयर। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त आपकी बातचीत बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कई लोगों को आपके इस इनिशिएट से बिज़नेस आइडिया भी आ सकता है, लेकिन ये बिज़नेस आइडिया काफ़ी रिस्की है, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो देखिए, जिसका जो मैंने पहले वही बताया ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, अगर उस मुद्दे पर तो तब तो शुरू कर सकता है, अदरवाइज़ ये 100% रिस्की है, 100% रिस्की है। डूबना तय? डूबना तय नहीं बोल सकते हैं, वो तो बाकी तो डेस्टिनी है डेस्टिनी है बाकी तो, लेकिन रिस्की बहुत ज़्यादा है, मतलब एडवेंचर है हवा में है ना सब चीज़ हवा में ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप दोबारा सर्विस शुरू करेंगे तो हम अगला पॉडकास्ट फ्लाइट में करेंगे? श्योर। पिछली बार आपने एक बार बोला था पर वो रह गया, इस बार ज़रूर अगर होगा शुरू तो ज़रूर करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि धन्यवाद संदीप जी, आपकी ये जिद पूरी हो जाए और लोगों को मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिद नहीं है ये पैशन है चलिए, पैशन पूरा हो जाए और लोगों को जो आप सस्ती उड़ान देने का आप सोच रहे हैं वो लोगों तक हो। और इसमें उस टाइम हमने मेडिवेक नहीं किया, इसमें इस बार हम अगर करेंगे तो उसको मेडिवेक्शन, ताकि जब भी कोई हादसा होता है तो उनको सहूलियत मिले। और एक चीज़ रहेगी, जब उस टाइम 2014 में ही जो पनारसा में जो वो बह गए थे, उस टाइम भी हमने सर्विस दी, तेलंगाना अलग अलग स्टेट बन थी उस टाइम, और सर्विस दी भाई साहब, हमने बिल्कुल जो 6,000 रेट था वही लिया उनसे। नहीं तो एविएशन सेक्टर में होता कि कहाँ पर है और 6 से सीधा 60,000 कर देंगे, चार्टर हो रही थी, और वो ऑन रिकॉर्ड है, और उसके पैसे भी तेलंगाना गवर्नमेंट से हमने 2-2.5 महीने बाद जाके दिल्ली जाके लिए। वो हमारी दरिया दिली है, और वो हमारा प्यार है टूरिज्म के प्रति कि यार हम ओवर चार्ज नहीं करेंगे तरीके से। चलिए, आपकी तरह फ़ायदा नहीं लेंगे, मतलब किसी चीज़ का। कंपनी भी ये सुने और समझे। उम्मीद करते हैं अगली बातचीत जो है आपके, अगर एयरक्राफ्ट शुरू हो रहा है तो अगला पॉडकास्ट हवा में करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू बुद्धि ठाकुर जी बात करने के लिए। संदीप जी धन्यवाद। तो ये बुद्धि ठाकुर हैं, हम इनसे यही बातचीत कर रहे थे पॉडकास्ट में कि किस तरीके से ये किसान से टूरिज़्म इंडस्ट्री में आए और उसके बाद एविएशन कंपनी में इन्होंने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन 3 साल मेहनत करने के बाद सफलता बेशक हासिल ना हुई हो, लेकिन उम्मीदें इनकी आज भी बरकरार हैं। आज की इस पॉडकास्ट में बातचीत में बस इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।